जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 50 क्वेश्चन का, उसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के सेट में हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के कुल 50 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई को टेस्ट हुआ था, उसके बाद 6 और 7 जुलाई को सैटरडे और संडे था, जिसकी वजह से टेस्ट नहीं हुआ। फिर 8 जुलाई को टेस्ट हुआ। 8 जुलाई को टेस्ट हुआ तो मैं 9 जुलाई को वीडियो नहीं दे पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि जो 8 जुलाई को जैसे एक दिन बाद करके मैं वीडियो देता हूँ, क्योंकि 8 जुलाई की रात में क्लास करवाया जाता है, तो उसके अगले दिन मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो 9 जुलाई को कुछ काम के कारण हम वीडियो नहीं दे पाए। उसके बाद 9 जुलाई को जो है क्लास नहीं हुआ है। 9 जुलाई को क्लास नहीं हुआ है, तो 9 जुलाई को क्लास नहीं हुआ है तो हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पीछे नहीं है क्लास में। आज 10 जुलाई को आप लोग को 8 जुलाई वाला क्लास दे देंगे, तो हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर आज जो क्लास होगा 10 जुलाई को, वो आपको 11 जुलाई को मिल जाएगा। तो यानी हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी पीछे नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने मन में। और कभी हम मेरा क्लास एब्सेंट हो जाता है तो उस बीच में आप उसका रिवीजन कर लीजिए। और जैसे ही क्लास एब्सेंट होता है तो उसके कुछ दिन बाद, जैसे कि मानिए कि अगर हम जैसे 9 तारीख को क्लास नहीं दे पाए, तो अभी तो 9 तारीख को क्लास फिर हुआ नहीं, जिसकी वजह से हम लोग कवर में रह गए। अगर हो जाता क्लास तो एक क्लास हम लोग पीछे हो जाते, तो पीछे हो जाते तो हम लोग इसे सैटरडे को कवर कर देते। हम लोग पीछे नहीं होते, सैटरडे संडे है उसमें हम लोग इसे कवर कर लेते। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, वीक में ख़त्म होते ही जाएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में आपको एक मंथ के लिए 11 रुपये में आपको एक मंथ के लिए 50 क्वेश्चन वाला पीडीएफ मिलेगा। 50 क्वेश्चन वाला और 100 क्वेश्चन वाला जो पीडीएफ स्टार्ट करवाया गया है वो मिलेगा। और उसके बाद 50 क्वेश्चन वाली पीडीएफ यानी 50 क्वेश्चन वाला जो सेट होता है, इसका जो डिस्कशन सर के द्वारा करवाया जा रहा है, उसका मैं नोट्स बनाता हूँ। उस नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सन 1893 में सर विलियम वैडरबर्न तथा W.M. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की? देखिए, इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की जो स्थापना की गई थी सर विलियम वैडरबर्न के द्वारा। यह थे यूरोपीय यानी ब्रिटेन में 1892 में चुनाव हुआ था, और इसमें जो है ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, यानी चुनाव जीत गए थे। तो इनका जो पक्ष था, इनका भी व्यू था कि भारत को आज़ादी दे दिया जाए। इनका व्यू क्या था कि भारत को मतलब राजनीति में एक जगह मिलना चाहिए। इसलिए ये जो है भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रमानुसार सजाइए, काल क्रमानुसार सजाइए, ठीक है। सजा देते हैं। सबसे पहली बात, खुदीराम बोस को फांसी। खुदीराम बोस ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी सबसे कम उम्र में पड़ गई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी, और इन्हें फांसी जो दिया गया था अगस्त 1908, ठीक है। भारतीय लोक सेवक मंडल का गठन। देखिए, लोक सेवक मंडल का गठन लिखा हुआ है, आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगा इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना, तो इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। वही इंडिया सर्वेंट सोसाइटी ही है ये। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में यानी दिसंबर 1906 में किया गया था। तो आप इसे अब सजा सकते हैं। सबसे पहले भारतीय लोक सेवक मंडल का गठन यानी 2, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन 2, 3, 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नोरिस के मत के विरुद्ध टिप्पणी करने पर राष्ट्रवादी नेता को कारावास की सजा दी गई थी। देखिए, शालिग्राम जो थे न्यायाधीश थे, मतलब ये नोरिस जो थे वो न्यायाधीश थे, और शालिग्राम जो हिंदू के देवता होते हैं उनके विरुद्ध जो है कुछ टिप्पणी किए थे, जिसके विरुद्ध सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक पत्रिका है द बंगाल, क्या है, द बंगाली, उसमें नोरिस के विरुद्ध कुछ टिप्पणी किए थे। इसलिए जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कुछ दिनों का कारावास दिया गया था। ठीक, कुछ दिनों का नहीं, बहुत ज़्यादा ही दिन का दे दिया गया था। देख लीजिएगा एक बार कितने दिनों का कारावास हुआ था इन्हें। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? देखिए, इसमें कारण जो था, कारण ये था, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहली बार प्रांतों में विधानसभा का चुनाव जो हुआ था 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। कुल 11 प्रांत में चुनाव हुए थे। कुल 11 में से 8 प्रांत में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाई थी। तो 8 प्रांत में कांग्रेस सरकार बनाई थी,
और क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 से, भी याद रखिएगा 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या किया कि ब्रिटेन सरकार द्वारा यानी ब्रिटिशों द्वारा प्रांतीय सरकार यानी कांग्रेस की सहमति के बिना, प्रांतीय सरकार इसलिए हम बोल रहे हैं कांग्रेस क्योंकि 11 में से 8 सीट यानी 8 जगह पर सरकार कांग्रेस बना रखी थी, इसलिए बोल रहे हैं कांग्रेस। यानी प्रांतीय सरकार की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध पक्षकार घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, इसलिए जो है 1939 में कांग्रेस के द्वारा जो है त्याग पत्र दे दिया गया। लगभग 20 माह, लगभग 20 माह या 28 माह इतने दिनों तक ये चला था शासन। नेक्स्ट है, सर स्टफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये स्टफर्ड क्रिप्स जिसे हम लोग क्रिप्स मिशन योजना के तहत जानते हैं, क्रिप्स मिशन योजना भारत में 1942 में आया था। कब आया था? भारत में 1942 में आया था। और इसमें जो है ना परिकल्पना क्या थी? इसमें परिकल्पना थी भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। इसमें परिकल्पना क्या थी? भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। लेकिन भारतीय लोग जो थे, भारतीय लोग यानी जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, बाकी मुस्लिम लीग भी, ये सभी सोचते थे कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगा। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी से संबंधित कुछ घोषणा किया जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। तो इसे जो है सब ही मिल के नकार दिए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही मुस्लिम लीग एक्सेप्ट किया इसे और ना ही जो है कांग्रेस एक्सेप्ट किया इसे, ठीक है। तो इसे नकार दिया गया और महात्मा गांधी के द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक। इसका मतलब यह है कि ऐसा चेक जिसका डेट खत्म हो गया, क्योंकि डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है महात्मा गांधी द्वारा कब मांगा गया था पता है? 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी में डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसलिए ये बोले कि अब तो इसका डेट खत्म हो चुका है, अब मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी मध्यस्थता में गांधी इरविन समझौते का अस्तित्व में लाने में मदद किया। 1922 में अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। वे पुनः समझौता के लिए भी आंशिक रूप से उत्तरदायी थे। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन उपर्युक्त विवरणों का संदर्भित है? इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू की मध्यस्थता से ही, मतलब विचार से ही गांधी इरविन समझौता अस्तित्व में आया था, ठीक है। और 1921 में एक प्रेस से संबंधित कुछ समिति का गठन किए थे, जिसके लिए अंग्रेजों को ये चीज़ अच्छा लगा और इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि 1922 में दिया गया था। और पुनः समझौता में भी आंशिक रूप से इनका भागीदारी था। तो तेज बहादुर सप्रू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ये तो गलत हो गया। लेकिन रामनाथ पुरी के द्वारा किस पार्टी की स्थापना किया गया, ये जानना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो रामनाथ पुरी के द्वारा सर्कुलर ए आज़ादी, कौन सी पार्टी थी? सर्कुलर ए आज़ादी का गठन किया गया रामनाथ पुरी के द्वारा, ठीक है। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था 1988 में। इसलिए मतलब कांग्रेस के विरुद्ध कहिए ना, कांग्रेस का बराबरी करने के लिए कह सकते हैं आप लोग, 1988 में किया गया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा नहीं किया गया था। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है सूर्य सेन के द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी संबंधित है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन प्रसिद्ध था। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कराची अधिवेशन जो है कांग्रेस का कब हुआ था। कराची अधिवेशन कांग्रेस का 1913 में हुआ था पहली बार, और 1931 में हुआ था दूसरी बार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन संदर्भित है 1931 के कराची अधिवेशन से। 1931 के कराची अधिवेशन संबंधित है। आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था 1928 के कोलकाता अधिवेशन में। कब? 1928 के कोलकाता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू। इसी में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। दूसरा ऑप्शन है एक ठोस मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम, ये सही है। गांधी इरविन समझौते का समर्थन भी 1931 में ही किया गया था। तो 2 और 3 इनमें सही, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन से उसके या उनके नेता के नाम के साथ सुमेलित हैं? तो इनमें सुमेलित हो जाएंगे स्वराज पार्टी, राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है स्वराज पार्टी का कभी भी समर्थन नहीं किए थे, क्योंकि ये थे एक उदारवादी नेता, ठीक है, इसलिए स्वराज पार्टी का समर्थन नहीं किए थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से संदर्भित यानी संबंधित है वीर सावरकर, बिल्कुल सही है।
जब बी.डी. सावरकर को जो है आजीवन कारावास से मुक्त कर दिया गया था, उसके बाद बी.डी. सावरकर खुलकर जो है राजनीति में नहीं आए थे, ठीक है, खुलकर राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन वो जो है अपने धर्म को लेके आगे बढ़ रहे थे, अपने धर्म को आगे लेके बढ़ रहे थे, यानी हिंदू को लेके आगे बढ़ रहे थे, और वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से संदर्भित थे। नेक्स्ट है यूनियनिस्ट पार्टी से संबंधित है, यानी संबंधित है फजल ए हुसैन। हाँ, ये भी सही है, 2 और 3 इसमें सही है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, ये बताना है। तो लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बिल्कुल गलत है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। हाँ, 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधेयक को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है। देखिए, नोटा का प्रयोग उसी चुनाव में होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, और जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा 1 और 3। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, और नोटा का पहली बार प्रयोग किया गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की सबसे पहले जान लीजिए आरटीआई कब आया। आरटीआई जो आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 में आया था, और 2005 में जब आया था तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होना जरूरी है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देते हैं 3 सदस्यीय कमेटी होते हैं, वो सलाह देते हैं। और उस 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन होते हैं? एक होते हैं प्रधानमंत्री, और एक होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं, और तीसरे होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किन राज्यों में लागू नहीं होता है? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। सबसे पहली बात, 9वें भाग जो है पंचायती राज जो संबंधित है अनुच्छेद 243, और अनुच्छेद 243 का ए से लेकर ओ तक, और इसमें एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 243 का एम। कौन सा? अनुच्छेद 243 का एम, जिसमें ये वर्णित है कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगा। तो इसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली, और 3 राज्य है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे आप लोग दिल्ली लिख लीजिए, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, याद रखने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 360 जो संबंधित है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगा, यानी 360 का प्रयोग भारत में कभी भी नहीं किया गया है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित वित्तीय आपात वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। हाँ, जब राष्ट्रपति इसे लागू कर देते हैं तो 2 महीने में अगर संसद इसे पारित कर देता है तो अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, ठीक है। वित्तीय आपात का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। वित्तीय आपात का न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ये आप लोग को जानना जरूरी है। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है 38वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 38वां संविधान संशोधन 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये जो है बोला गया कि अगर राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल लगाते हैं तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा 38वां संविधान संशोधन में। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसमें ये बताया गया कि वित्तीय आपातकाल अगर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर केवल 1 होगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदें जो है वो सांविधिक निकाय है, ये तो सही है, इसमें गलत पूछ रहा है। संविधान में अंतर्राज्यीय जल विवाद के समाधान संबंधित उपबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। संविधान में जो अंतर्राज्यीय जल विवाद के समाधान संबंधी उपबंध है, और वो उपबंध अनुच्छेद 262 में। किसमें? अनुच्छेद 262। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में, ये भी सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के कार्य और शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, बिल्कुल गलत है। ये राज्यसभा जो है सिर्फ राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय में नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर, हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों सदन से जो है 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन को पारित करना पड़ता है। अगर दोनों सदन पारित करता है तो राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है इसे पारित करने के लिए। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, हाँ ये भी सही है, तो 2 और 3 इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। देखिए, राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, और उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के ही किसी एक सदस्य को बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है इसमें बोल दिया कि दोनों नहीं होते। तो राज्यसभा के उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इस अनुसार अगर देखा जाए टोटली रूप से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी सही है, मनोनीत सदस्य का अधिकार नहीं है वोट देने का, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों को अधिकार है, यानी ये आंसर जो है सही है। अब आप कहिएगा कि मनोनीत सदस्य को क्यों नहीं है अधिकार वोट देने का, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये तो आप लोग को पता होगा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर इन्हें अधिकार होता वोट देने का, अगर राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करते हैं और उसे अधिकार मिल जाए वोट देने का, वो निश्चित रूप से उसी राष्ट्रपति को वोट देंगे जो उन्हें नियुक्त किए हैं या मनोनीत किए हैं। ठीक है, तो यही बात है कि अगर तो ये जो है पहले ही पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति या फिर वो मनोनीत सदस्य जो है वो उसी राष्ट्रपति को वोट दिया है। लेकिन राष्ट्रपति का जो मतगणना होता है, ये मतदान होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी गुप्त मतदान होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये सही है। राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है, ये भी सही है। किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं, और ये भी सही है। मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा अधीन होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल वैशाखी निम्नलिखित में से किसका स्थानीय नाम है? नॉर्वेस्टर का। मानसी-गंगा झील, जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, वो किस राज्य में? यह है उत्तर प्रदेश में। मानसी-गंगा झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आ गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेली तट? विचार कीजिए। काठियावाड़ तट सौराष्ट्र से कच्छ सूरत, ये तो सही है, कच्छ से सूरत तक। कोंकण तट हो जाएगा कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी, गलत है। मालाबार तट कृष्णा डेल्टा से गंगा डेल्टा, ये भी गलत है, केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है? आपको मैं बता दूं, हिमालय 4 भाग में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय के अंतर्गत इसमें पूछा जा रहा है, तो लघु हिमालय के अंतर्गत इसमें से जो है 3 आ रहा है, धौलाधर, महाभारत और जास्कर। ये तीनों श्रेणी जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, लेकिन पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1, 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड रुक जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए, इसके अंतर्गत जो है आता है 1, 2 और 3, पीर पंजाल और धौलाधर और महाभारत, लेकिन जास्कर इसमें नहीं है। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। एक बार आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आप लोग कंफर्म करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करती है? तो भारत के 4 राज्य सीमा साझा करती है। वो 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। म्यांमार के साथ कुल 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करती है। मृत सागर यूएसए में नहीं है, मृत सागर जो है वो है जॉर्डन में। कहाँ है? जॉर्डन में। ठीक है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, और स्वात घाटी पाकिस्तान में, और दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड में, ये सही है। तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है तुर्की। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखिएगा तो आसानी से आप समझ जाइएगा। अब सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। महाद्वीप और मरुस्थल। एशिया महाद्वीप गोबी, मंगोलिया पता ही होगा। अफ्रीका कालाहारी, उत्तरी अमेरिका मोजेव,
और दक्षिणी अमेरिका अटकामा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कनारी धारा ठंडी है, सही है। ब्राज़ील धारा गर्म है। दक्षिणी अटलांटिक धारा ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है वो गर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। घास का मैदान और स्थान, सवाना अफ्रीका का है। कंपोस ब्राज़ील का होगा, यही गलत हो गया। पंपास अर्जेंटीना का। स्टेपी यूरेशिया का, ये सही है। कंपोस हो जाएगा कहाँ का? ब्राज़ील का। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद जो है वो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, और यही जो है विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। किस क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया था? यह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में, कोलकाता अधिवेशन। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, देखिए पश्चिमी भारत की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है एमजी रनाडे जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी जो है भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था, और 1025 में जब वो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके धन लूट के ले जा रहा था उस समय जाटों ने उन्हें परेशान किया था। जाट जो है महमूद गजनवी को परेशान किया था या फिर कुछ धन उससे छीन लिया था, लेकिन महमूद गजनवी जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर इस चीज़ पे ध्यान देकर और युद्ध में लग जाता तो उसे बहुत ज़्यादा हानि हो जाता। तो वो थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चला गया, फिर से और 1027 में आया और जाटों के विरुद्ध युद्ध किया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और फिर 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में? तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती सर्वप्रथम की गई थी, और विदेशियों द्वारा इसे सिंडन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सिंडन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तारापुर ट्रॉम्बे मुंबई सही है। रावतवाटा राजस्थान सही है। कलपक्कम चेन्नई सही है। नरोरा पश्चिम बंगाल में नहीं है, यूपी में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई? कोसी नदी परियोजना। नेक्स्ट है, किस संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान सभा का आलोचना करते हुए टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो ये जो कथन है यह है ग्रेनविल ऑस्टिन का, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नीति आयोग के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये तो सत्य है। इसके एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है। पूर्णकालिक, देखिए पूर्णकालिक अध्यक्ष हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते इसका कोई निश्चित काल नहीं है। मतलब जो भी प्रधानमंत्री होंगे चाहे जितने दिन के लिए, या 5 दिन, 10 दिन, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने दिनों के लिए रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसका कोई पूर्ण काल, इसका काल का निर्धारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही जो है सही नहीं है। बाकी इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, सही है। सहकारी संघबंध के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। ब्रिटेन के वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 1928 में, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से बोला जाए तो 1951-52 के चुनाव में। वर्धा में गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा कब प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किए थे 7 नवंबर 1933 को। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 ईस्वी में किया गया। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा 1786 ईस्वी में कौन गवर्नर था? भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हो गए थे उन्हीं के उपलक्ष्य में इंडिया गेट पर, और आप इंडिया गेट पर जब जाइएगा तो आप 24 घंटा श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ऑनलाइन टाइप से श्रद्धांजलि का प्रारूप बनाया गया, आप कभी भी जाइए तो वहाँ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो गोदई महाराज जो है तबला से संबंधित थे। कालाहांडी खनिज क्षेत्र ओडिशा राज्य में विद्यमान है, ठीक है। अच्छा, ये अब मुझे बताइए किस अयस्क या किस धातु से संबंधित है? कालाहांडी खनिज क्षेत्र जो है वो किस धातु या किस अयस्क से संबंधित है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पायाकर जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में? तमिलनाडु में। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और आपको इसका PDF चाहिए तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये दे के आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर लीजिए। टेलीग्राम पे बात करने के बाद मैं आपको QR दूंगा। QR देने के बाद पेड कीजिएगा, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं कहीं भी अपना QR नहीं दे रखा हूँ या फिर कुछ भी पेमेंट का प्रोसेस नहीं दे रखा हूँ, तो आप लोग इधर उधर पेमेंट करते हैं तो उसका जिम्मेवारी मेरा नहीं होगा। और इसमें जो है आपको क्या क्या मिलेगा ये जान लीजिए। जो सेट आप अभी देख रहे हैं 50 क्वेश्चन का सेट मैंने करवाया, ये सेट का PDF मिलेगा। इसी सेट का जो मैंने अभी जितना बात बोला हूँ उसका लिखित यानी हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा आपको PDF के रूप में। और 100 क्वेश्चन का एक सेट स्टार्ट करवाएगा, इसे आप लोग गौर से देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। ये वाला सेट स्पेशल टेस्ट स्टार्ट करवाएगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहता है। इसका भी PDF आप लोग को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।